हाँ भी करें स्टार्ट फिर। कैप 6 कुछ चैप्टर 12 वैक के एरिया हम डिस्कस कर रहे थे। वैक हमने कहा जी इक्वल है किस चीज़ के, इक्विटी प्लस नहीं मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इनटू केडी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट इंटू 100% में आंसर लेने के लिए। डेट रिडीमेबल इरिडीमेबल दोनों तरह के हैं, तो रिडीमेबल फिर बाद में इरिडीमेबल वो भी साथ आ जाएगा, नीचे भी इरिडीमेबल डेट आ जाएगा। रिडीमेबल इरिडीमेबल डेट भी हैं, साथ बैंक लोन भी है तो साथ बैंक लोन उसका रेट भी आ जाएगा, नीचे भी बैंक लोन आ जाएगा। ओवरड्राफ्ट भी है तो ओवरड्राफ्ट उसका रेट भी आ जाएगा, नीचे ओवरड्राफ्ट भी आ जाएगा। मीन जितनी भी टाइप्स के डेट हैं वो सारे हम सेपरेट लेंगे और सब के सेपरेट रेट होंगे, सब के सेपरेट केडी मीन कॉस्ट ऑफ डेट होंगी, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डेट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डेट केडी, ऑलवेज हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, पोस्ट टैक्स। क्वेश्चन के अंदर अगर तो उसके साथ पोस्ट टैक्स लिखा हुआ है तो वो पोस्ट टैक्स ही है, अगर नहीं लिखा हुआ उसके साथ और टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया गया है दिस मीन ये प्री टैक्स है, तो हमें उसे पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना होगा। क्या ख्याल है? डेट चाहे रिडीमेबल है, चाहे इरिडीमेबल है, चाहे बैंक लोन है, चाहे ओवरड्राफ्ट है, इनके रेट जो हैं वो हमने कौन से लेने हैं, केडी कौन से लेने हैं, पोस्ट टैक्स। एक बात, इक्विटी और डेट हमें मार्केट वैल्यू पे लेने हैं। किस पे लेने हैं? मार्केट वैल्यू पे। इक्विटी की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम सीख चुके हैं, 4 मेथड्स। डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम सीख चुके हैं ईयर 1 से ऑनवर्ड। कैश फ्लोज को मीन इंटरेस्ट रेट को, रिडम्पशन वैल्यू को हमने डिस्काउंट करना है किस पे, मार्केट रेट पे। डेट जो है अगर तो बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो ये चूंकि ट्रेड होते हैं तो इसलिए इनकी मार्केट वैल्यू सेपरेट होती है बुक वैल्यू से। बैंक लोन है या ओवरड्राफ्ट है ये ट्रेड नहीं होते, जिसको मिले हैं इसी ने वापस करने और इतनी वापस करने हैं, तो इनकी बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है। इनकी मार्केट वैल्यू नहीं निकालना होती ना बैंक लोन की और ना ओवरड्राफ्ट की। डिबेंचर है, बॉन्ड है, तो ये चूंकि ट्रेड हो जाते हैं तो इसलिए इनकी मार्केट वैल्यू हमें निकालना होती है। यहाँ तक बात समझ आती है? क्या ख्याल है? हमने जो वैक का फार्मूला डिस्कस किया है वो हमने ये डिस्कस किया है, इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी प्लस डेट। परसेंटेज में हमें आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। हमारी बुक में वैक का एक जो है वो फार्मूला दिया गया है, आए थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है, आर ऑफ इक्विटी इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। हमारी बुक में जो वैक का फार्मूला दिया गया है वो क्या दिया गया है, आर ऑफ इक्विटी मीन रेट ऑफ इक्विटी, रेट ऑफ इक्विटी बोले तो के ई, इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मीन इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल का मतलब क्या है, इक्विटी प्लस डेट, प्लस आर ऑफ डेट इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। ये बात समझ आती? मीन हमारी बुक में इस तरह का फार्मूला दिया गया। अब डेट के अलावा जो है, डेट जितनी भी टाइप के हैं वो आ जाएंगे। डेट के अलावा एक चीज और भी फार्मूला में आएगी और वो क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स इनटू कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, केडीपी। मीन ये क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट है, लेकिन ये क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और चूंकि प्रेफरेंस शेयर्स भी है तो साथ हम क्या करेंगे, इधर नीचे प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी ले लेंगे। तो हमारी बुक में फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए क्या किया गया, प्लस आर ऑफ पी मीन प्रेफरेंस शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ पी मीन प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। मीन क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है इक्विटी के रेट को किसके साथ, इक्विटी के वेट के साथ। वेट का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। और फिर इसमें ऐड किया जा रहा है क्या, रेट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट। वेट मीन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, टोटल का कितने परसेंट है,
और प्लस किया जा रहा है क्या, रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को किस चीज़ के साथ, मार्केट वैल्यू नहीं, रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसके साथ, वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ। हम यही फार्मूला के थ्रू वैक कैलकुलेट किया करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे पेपर में आपको ये फार्मूला दे दिया जाए और उसके अकॉर्डिंग लिखा जाए कि आप जो है वो कैलकुलेट करें वैक, तो इसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट किया। इससे ये क्या है, के ई है, आर ई का मतलब क्या है, के ई है, ये क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और ये क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल, मीन ये इन तीनों का टोटल, प्लस के डी को नाम क्या दिया गया, आर डी, मीन रेट ऑफ डेट, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। उस तरह से रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मीन के डी पी इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल। क्या ख्याल है, हम यही सिंपल फार्मूला अपना यूज़ किया करेंगे वैक का। यहाँ तक बात समझ आती है। एक क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 54 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 55 देखिएगा। क्वेश्चन 55 कंप्यूट करना है आपको वैक। क्वेश्चन 55 वैक कंप्यूट करना है। CSK लिमिटेड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज ₹1250 मिलियन, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 750 मिलियन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज 500 मिलियन। इन तीनों की मार्केट वैल्यू इसने बता दी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%, कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज 11%। टैक्स रेट इज 30% और साथ टैक्स रेट भी है कितना, 30%। क्या ख्याल है, तो अगर हम फार्मूला में आए, यही अपना फार्मूला अगर हम यूज़ करें, तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी उसने दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी उसने दी है कितनी, 1250, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसने दी है 15% सो 1250 इंटू 15% प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और इंटू के डी आप दिया गया कितना, 10%। ठीक है, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स, टैक्स रेट है 30%, इसमें हमें पोस्ट टैक्स लेना है। और कितना है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 750 और के डी कितना है 10%, सो 750 इंटू 10% नहीं हमने लेना है पोस्ट टैक्स, और 10% का पोस्ट टैक्स कितना बनेगा 7%। कैसे, 10 इंटू 1 माइनस टी या 10 इंटू 70% कर लो। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स हमें मार्केट वैल्यू दी गई है कितनी, 500 मिलियन, और साथ उसकी कॉस्ट हमें दी गई है 11%, सो प्लस 500 मिलियन इंटू 11%। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स का जो केडी है इसको हमने पोस्ट टैक्स क्यों नहीं लिया, नहीं लेना कभी भी। टैक्स का इफेक्ट हमने जो लेना है वो कहाँ पे लेना है, केडी पे लेना है। के ई पे टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। केडीपी मीन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी कोई टैक्स का इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद में देखेंगे। कहीं पे टैक्स का इफेक्ट हमें टैक्स सेविंग मिलती है कहाँ पे, सिर्फ डेट पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं, इक्विटी पे नहीं। तो इसलिए टैक्स का जो इफेक्ट हमने लेना है रेट पे, वो किसके रेट पे लेना है, सिर्फ और सिर्फ डेट के रेट पे लेना है, प्रेफरेंस शेयर्स के रेट पे नहीं लेना, इक्विटी के रेट पे हमें टैक्स का इफेक्ट नहीं लेना। और डिवाइड बाय हम कर देंगे क्या, 1250 मीन इक्विटी प्लस 750 मीन डेट प्लस 500 मीन प्रेफरेंस शेयर्स, इसको इंटू हम 100 कर देंगे तो हमारे पास वैक आ जाएगा 11.8%। 11.8%। अब इसी को हम ये जो आज नया फार्मूला हमने वैक का जो हमारी बुक में दिया गया उसके अकॉर्डिंगली देखें क्या फार्मूला है, रेट ऑफ इक्विटी। रेट ऑफ इक्विटी कितना है हमारे पास 15%। रेट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है 15% इंटू वेट ऑफ इक्विटी। वेट ऑफ इक्विटी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी थी 1250 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल, और टोटल कितना बनता है 1250 प्लस 750 2000 और 500 2500, तो डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने 2500। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ डेट। रेट ऑफ डेट हमने कितना लिया है 7% पोस्ट टैक्स इंटू वेट ऑफ डेट। वेट ऑफ डेट हम क्या निकालेंगे 750 मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 2500 प्लस हम करेंगे रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और वो कितना है 11% इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितनी है 500 और मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल हमने कितनी निकाली है
2500, इसके अकॉर्डिंग ज़रा मुझे वैक बताएंगे क्या सेम वही 11.8% बनता है? 11.8% ही बन रहा है। दिस मीन चाहे फार्मूला वो हो चाहे ये हो, मीन हमारी बुक का फार्मूला है, ये हमारा सिंप्लीफाइड किया हुआ फार्मूला है जिसके थ्रू अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी है, लर्न करना भी इजी है। आप इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लो, लेकिन ये फार्मूला भी पता होना चाहिए, क्यों कल को बड़े होके BFD में जाना है, वहाँ पे पता नहीं किस टीचर से पढ़ोगे, वो कोई और फार्मूला यूज़ करेगा, तो उस फार्मूला में आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या यूज़ हो रही हैं। क्या कहला BFD में ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं इसी फार्मूला के थ्रू ही कैलकुलेशन करोगे जी। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वैक का आज एक नया फार्मूला और देखा है, और एक चीज़ हमने और देखी है कि इसके कंपोनेंट में इक्विटी डेट के साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी आ सकते हैं। टैक्स का इफेक्ट हमने लेना है कहाँ पे, डेट के ऊपर लेना है, इक्विटी के ऊपर टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर टैक्स का क्यों इफेक्ट नहीं होता? इधर एक मेरी एग्जांपल देखिएगा, सपोज कंपनी की जो सेल है वो है 100, कॉस्ट ऑफ सेल है सपोज 40, जीपी जो है वो आपके पास आया 60, कंपनी के पास जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं सपोज 20 के, कंपनी का जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला 40 का, कंपनी सपोज इस पर टैक्स पे करती है एट द रेट ऑफ 30%, सपोज वो बना कितना 12 बना, ठीक हो गया, सपोज 12 बना, तो कंपनी के पास जो है वो 28 क्या आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस साल कंपनी का कोई लॉन्च और नहीं था। अब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, सपोज सेल जो है वो इतनी ही है, कितनी 100, कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 40 ही है, जीपी जो है वो कंपनी का 60 ही है, एक्सपेंसेस जो हैं वो कंपनी के 20 हैं। अब इस साल में सपोज कंपनी ने कोई जो है वो क्या किया, 100 का लोन लिया एट द रेट ऑफ 10%, दिस मीन कंपनी को टैक्स कितना इंटरेस्ट पे करना है 10। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास जो है वो कितना आ गया 60 माइनस 30, टैक्स सपोज आपने पे किया कितने से 30% से, सपोज बना 10, तो आपके पास 20 जो है वो क्या बना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब सेल आपकी 100 ही है, लेकिन पहले साल में लोन नहीं था तो आपने टैक्स पे किया 12, दूसरे साल में सेल 100 ही है लेकिन लोन की वजह से आपने जो है वो 10 का इंटरेस्ट पे किया, तो टैक्स की अमाउंट कितनी होगी 12 की बजाय 10। ये जो बीच में 2 कम टैक्स आपने पे किया इसको नाम देते हैं टैक्स सेविंग का ड्यू टू डेट। मीन आपका डेट आने से, इंटरेस्ट की वजह से, मीन कॉस्ट ऑफ डेट की वजह से आपको क्या मिलता है, टैक्स सेविंग मिलती है। मीन देखा जाए तो ये 10 क्या है 10% रेट, लेकिन इफेक्टिवली अगर आप देखो तो आपने 10 नहीं, ये 2 का टैक्स बचाया भी है इसकी वजह से। दिस मीन इफेक्टिवली आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 10 नहीं 8 पे किया है। मीन किस रेट से पे किया है 8% से। इसलिए हम क्या करते हैं, इधर ये जो रेट लेते हैं ये कौन सा लेते हैं, पोस्ट टैक्स लेते हैं, प्री टैक्स नहीं लेते। मीन कंपनी को इफेक्टिवली क्या पड़ रहा है टैक्स रेट वो आपने लेना है, कंपनी को इफेक्टिवली टैक्स रेट क्या पड़ रहा है, टैक्स रेट नहीं सॉरी इंटरेस्ट रेट क्या पड़ रहा है। अब बात करें जी, हम इक्विटी का जो डिविडेंड पे करते हैं वो कब पे करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद पे करते हैं। तो क्या डिविडेंड की वजह से, इक्विटी की वजह से कोई आपको टैक्स सेविंग मिल रही है? नहीं। क्या कहला, उसकी वजह से कोई टैक्स सेविंग नहीं मिली। प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड हमने पे करना है वो भी कब पे करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही पे करना है। अभी तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही पे करना है। प्रेफरेंस शेयर्स, एक इन्वेस्टर ने आपको शेयर दिए हैं, शेयर खरीदे हैं आपके सपोज 100 के, उसने कहा है कि भाई मुझे जो है वो क्या करना है, इतने % इसके ऊपर डिविडेंड चाहिए। तो डिविडेंड आपने माइनस कब करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद। तो क्या उसकी वजह से कोई टैक्स की अमाउंट पे फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स ने कहा भाई मैंने आपसे 100 के शेयर लिए और मैंने इसके अगेंस्ट जो है वो 10% आपसे डिविडेंड चार्ज करना है, मीन 10 चार्ज करना ही करना है, तो आपने 10 देना ही देना है। चाहे आपका प्रॉफिट इतना हो तब भी आपने 10 देना है, चाहे आपका प्रॉफिट इतना हो तब भी आपने 10 देना है। क्या उसकी वजह से कोई टैक्स सेविंग मिल रही है आपको?
नहीं, तो इसलिए ये जो रेट है प्रेफरेंस शेयर्स का, इसको हमने टैक्स का इफेक्ट नहीं लेना। क्या कहला? और वैसे भी टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको प्रेफरेंस शेयर्स टैक्स एडमिसिबल अलाउ नहीं करता। मीन प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलती, डेट पे मिलती है, इक्विटी पे नहीं मिलती। क्यों? उसका डिविडेंड हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद पे करना है, उसकी वजह से टैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए टैक्स का इफेक्ट हमने इक्विटी पे नहीं लेना, प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं लेना, हाँ डेट पे लेना है। डेट चाहे रिडीमेबल है, चाहे इरिडीमेबल है, चाहे बैंक लोन है, चाहे ओवरड्राफ्ट है, जब भी उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा तो हमें टैक्स सेविंग मिलेगी मिलेगी, इसलिए उस पर हमने टैक्स का इफेक्ट लेना है। यहाँ तक कुछ बातें क्लियर हुई क्या? हमने एक नया फार्मूला देखा है और हमने कहा जी कि एक तीसरा कंपोनेंट भी है, किसका? वैक का। और तीसरा कंपोनेंट क्या है? इक्विटी डेट के अलावा प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स पे टैक्स का इफेक्ट आपने रेट पे नहीं लेना। ठीक हो गया? चलो जी, अब थोड़ी सी बातें और करते हैं। हमने कहीं पे पढ़ा कि मार्केट वैल्यू जो है वो इक्वल होती है डिविडेंड ओवर के ई के, अगर कांस्टेंट डिविडेंड है तो। अगर कांस्टेंट डिविडेंड है तो मार्केट वैल्यू किसके इक्वल है? डिविडेंड ओवर के ई के। के ई निकालना है तो क्या करेंगे? डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू। क्या कहला है? डिविडेंड अगर हम पर शेयर यूज कर रहे हैं तो मार्केट वैल्यू भी पर शेयर यूज करेंगे। ठीक होगी? फिर हमने पढ़ा अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो मार्केट वैल्यू होगी डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई प्लस माइनस जी, अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है। हाँ, अगर कंपनी का सेम डिविडेंड एवरी ईयर कंपनी पे कर रही है तो फिर फार्मूला ये है। नहीं, डिविडेंड चेंज हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग हो रहे हैं तो फिर फार्मूला ये है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। मीन हम यहाँ पे डिविडेंड कौन सा लेते हैं? हम यहाँ पे जो डिविडेंड लेते हैं ना वो लेते हैं लेटेस्ट। कौन सा? लेटेस्ट। और उसको जब 1 प्लस जी करते हैं तो वो फिर करंट का नहीं, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड हम ले रहे होते हैं। ये जो मार्केट वैल्यू ना, इसको प्राइस भी बोला जाता है, प्राइस ऑफ इक्विटी। मीन यूं कहेंगे हम कि प्राइस पी नॉट हमने फाइंड करनी है तो हम उसमें D1 ले रहे होते हैं डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। मीन डिविडेंड हम करंट नहीं, डिविडेंड कौन सा ले रहे होते हैं? नेक्स्ट ईयर का ले रहे होते हैं। क्यों? ये 1 प्लस ग्रोथ रेट से क्या हो जाता है? डिविडेंड करंट वाला नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ आती? मीन हम मार्केट वैल्यू आज की निकाल रहे हैं लेकिन डिविडेंड हम कौन सा ले रहे होते हैं? नेक्स्ट का ले रहे होते हैं। इधर भी देखो तो नेक्स्ट का ले रहे हैं। सर वो कैसे? जब सेम डिविडेंड है तो करंट वाला ही नेक्स्ट का ही है। मीन इस फार्मूला को भी हम क्या कहेंगे? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के ई, या हम क्या कहेंगे? P नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के ई। वो करते हैं अभी, वो क्वेश्चन गलत किया हमने कल, वो क्वेश्चन गलती है हमारी भी, ठीक करते हैं उसे। ये बात समझ आती है कि जो D हम यूज कर रहे होते हैं वो कौन सा यूज कर रहे होते हैं? नेक्स्ट ईयर का। अगर हम D इंटू 1 प्लस जी ले रहे हैं तो ये लेटेस्ट डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी करने से वो क्या बन जाता है? नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड बन जाता है। उसके साथ ग्रोथ रेट ऐड करने से क्या बन जाएगा? वो नेक्स्ट का डिविडेंड निकलेगा ना, करंट का नहीं। और जब कांस्टेंट डिविडेंड है तो वहां पे हम क्या ले रहे हैं? D1 में नेक्स्ट का डिविडेंड ही ले रहे हैं। प्राइस हम आज की फाइंड कर रहे हैं, ईयर 0 पे आज। क्या कहलाओ? डिविडेंड हम कौन सा ले रहे होते हैं? नेक्स्ट ईयर का ले रहे होते हैं। ये बात समझ आती है? मीन ये फार्मूला क्या बनेगा? P नॉट मीन प्राइस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू D1, D नेक्स्ट ईयर का लेंगे या करंट लेंगे तो इंटू 1 प्लस जी कर देंगे। 1 प्लस जी करने से क्या होगा? नेक्स्ट का निकल आएगा। क्या कहला है? डिवाइड बाय के ई माइनस जी। जी निकालने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। हिस्ट्री दी गई है तो हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल, और अगर हिस्ट्री नहीं देगी तो गोल्डन ग्रोथ मॉडल। कल हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 46, उसमें आइएगा जरा प्लीज। क्वेश्चन 46, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मीन के ई हमने फाइंड करना है। गुआवा लिमिटेड हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अ कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड ऑफ 4% फॉर सेवरल ईयर्स। तो कंपनी की डिविडेंड ग्रोथ कितनी है? 4%, जी 4%। 1 ईयर अगो द डिविडेंड वाज 0.25 पर शेयर। हम यहाँ पे इस फार्मूला में भी अगर ये डी ले रहे होते थे तो कौन सा ले रहे होते थे? लेटेस्ट। उसने कहा 1 ईयर अगो का इतना है, तो हमें लेटेस्ट डिविडेंड लेना है। और लेटेस्ट डिविडेंड हम कैसे निकालेंगे?
इंटू 1.04 कर देंगे, क्या कहला मीन हमने निकालना है क्वेश्चन 46 में क्या के इज इक्वल टू है डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू प्लस जी। तो डी हमने कौन सा लेना है, लेटेस्ट, हमारे पास जो दिया गया है वो 1 ईयर अगो का दिया गया है 0.25 और 4% ग्रोथ है, तो हम क्या करेंगे 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.04 से, कितना आ जाएगा 0.26, या यूं भी कह सकते हैं 0.25 इंटू 1 प्लस जी, जी कितना है 0.04, तो भी क्या आ जाएगा 0.26, क्या कहला। सो डिविडेंड हम लेंगे 0.26, ग्रोथ रेट है हमारे पास 1 प्लस जी बोले तो 0.04 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू में दी गई है क्वेश्चन में कितनी 1.98 दी गई है, तो इसमें से डिविडेंड माइनस कर देंगे, क्या ख्याल है 1.98, तो डिविडेंड माइनस करेंगे, कितना डिविडेंड माइनस करेंगे 0.26, क्या ख्याल है 0.26 प्लस क्या कर देंगे जी, जी कितना है 0.04, तो हमारे पास कितनी आ गई के ई 19.72%, क्या ख्याल है, ये बात समझ आती। चलिए क्वेश्चन 46 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 47 कर लिया था, एक क्वेश्चन कल हमने छोड़ा था क्वेश्चन 44, उस क्वेश्चन में आइएगा ज़रा। सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, हमारे जितने भी वैक के क्वेश्चन हैं उनमें सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, जो शायद आज इतनी जल्दी हज़म ना हो, कोई 2-3 दफ़ा देखने के बाद आप लोग हज़म कर पाओगे। क्या कहता है क्वेश्चन, अ कंपनी इज कंसीडरिंग an investment which will require an initial outlay of rupees 300,000 and will produce cash inflow of rupees 125,000 in perpetuity। ये कंपनी एक प्रोजेक्ट में 3 लाख इन्वेस्ट करने जा रही है जहाँ से 125,000 का कैश इनफ्लो मिलेगा, कब तक, ताहयात। अदर डिटेल्स आर एज फॉलोस। शेयर कैपिटल कंपनी का 10 मिलियन है, रुपीज़ 0.25 शेयर्स हैं। हमने कभी भी ऑथोराइज शेयर कैपिटल ना अकाउंटिंग में बैलेंस शीट में लिखने के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे भी हमने जब भी इक्विटी लेनी है तो कौन सी लेनी है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल नहीं, जो शेयर इशू हुए हैं। इशूड शेयर कैपिटल है कंपनी का 5 मिलियन और उसकी फेस वैल्यू, पार वैल्यू है कितनी 0.25 पर शेयर। हमने पार वैल्यू को इग्नोर करना होता है, हमें मार्केट वैल्यू चाहिए होती है। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कम डिव चल रही है 1.25, हमें कौन सी प्राइस यूज करना होती है, कम डिव या एक्स डिव, एक्स डिव। नॉर्मल एनुअल डिविडेंड कंपनी पे करती है कितना 0.25, तो यहां से हम एक्स डिव प्राइस निकाल सकते हैं, 1 आ जाएगी, क्या ख्याल है। इफ द कंपनी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अगर कंपनी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करती है एंड फाइनेंस इट, और उसे फाइनेंस करना है बाय रिड्यूसिंग द फोर्थ कमिंग डिविडेंड, तो फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, फोर्थ कमिंग डिविडेंड से। व्हाट विल बी द न्यू शेयर प्राइस, कौन सी, कम डिव। हम पहले एक्स डिव निकालेंगे फिर कम डिव की तरफ आएंगे। अब इस सिनेरियो को अगर देखें तो कंपनी को 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ से 125,000 का रिटर्न आना है एवरी ईयर। पैसा शेयर होल्डर से मांगा, शेयर होल्डर ने कहा भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा जो कमिंग डिविडेंड होगा आप उसमें से ये पैसा लेके हमें डिविडेंड कम पे करना। ये बात पहले हजम करने की कोशिश करो कि कहाँ से हमने इसकी फाइनेंसिंग करनी है, फोर्थ कमिंग डिविडेंड से। कंपनी डिविडेंड देती कितना है करंटली 0.25 पर शेयर, क्या ख्याल है 0.25 पर शेयर, ऐसे ही है, क्या ख्याल है। तो मुझे अगर आपने कमिंग डिविडेंड में से ये पैसा देना है तो आपको देखना पड़ेगा पर शेयर होल्डर कितना डिविडेंड में से निकालना है, क्या ख्याल है। तो हमने जो है वो देना है कितना 300,000 और हमने हर शेयर होल्डर से लेके देना है ना, क्या ख्याल है। तुम्हारे पास टोटल शेयर होल्डर कितने हैं 5 मिलियन, तो पर शेयर होल्डर आपको कितना जो है वो डिविडेंड से निकालना है 0.06। मीन कमिंग डिविडेंड जो है वो 0.06 से कम पे करोगे आप, जो नॉर्मली आप कितना पे करते हो 0.25, क्या कहला है। तो 0.25 आप पे करते हो, तो दिस मीन जो फोर्थ कमिंग डिविडेंड आपका होगा वो कितना होगा, फोर्थ कमिंग डिविडेंड जो आपका होगा वो कितना होगा 0.19। यहां तक बात समझ आती।
कि 3 लाख की हमें इन्वेस्टमेंट करनी है एक प्रोजेक्ट में, 3 लाख का पैसा हम कहाँ से लेंगे? कमिंग डिविडेंड में से। शेयर होल्डर ने कहा भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा डिविडेंड में से पैसा ले लेना। तो हमने देखा जी 3 लाख 5 लाख टोटल शेयर होल्डर हैं जिनको डिविडेंड कंपनी पे करती है। तो पर शेयर होल्डर हमें कितना चाहिए? 0.06, और हर शेयर होल्डर का नॉर्मल डिविडेंड कितना है? 0.25। दिस मीन हमें हर शेयर होल्डर को डिविडेंड जो कमिंग देना है वो कितना देना है? 0.19। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब उसने कहा जी कि आपने क्या करना है? कंपनी की मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालनी है। मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालनी है। मुझे ये बताओ कि कांस्टेंट डिविडेंड है या कांस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है? कांस्टेंट डिविडेंड है। क्या कहला? दिस मीन मार्केट वैल्यू हमें निकालनी है। तो मार्केट वैल्यू जो है वो निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? D1 डिवाइडेड बाई KE। D1 डिवाइड बाई KE। क्या क्वेश्चन में KE गिवन है? क्वेश्चन में KE गिवन है? नहीं। तो KE हम निकाल सकते हैं। अभी करंट जो भी हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंगली KE निकाल सकते हैं। KE हमें पता है किसके इक्वल होता है? D ओवर मार्केट वैल्यू। क्या कहला है? D कंपनी नॉर्मल कितना पे कर रही है? 0.25। मार्केट वैल्यू हमने निकाल ली, हमारे पास डाटा दिया गया 1.25 कम डिव है, तो उसमें से डिविडेंड माइनस करें तो क्या बन जाएगा? 1। तो KE कितना बना? 25%। क्या कहला? दिस मीन इसमें हम जो KE यूज करेंगे वो तो यूज करेंगे 25%। तो सर ये D1 कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट डिविडेंड। D1 का मतलब क्या है? नेक्स्ट डिविडेंड मीन नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। नॉर्मली कंपनी पे कर रही है 0.25, तो जो नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से 125,000 आना है, वो आपने किसको देना है? शेयर होल्डर को देना है ना एज ए डिविडेंड। क्या ख्याल है? तो D1 हम कैसे निकालेंगे सर? मीन ये क्या हमारी वर्किंग 1 है KE निकालने की, ये हमने कहाँ से निकाला है? वर्किंग 1 से। अब वर्किंग 2 हम करने जा रहे हैं D1 की। D1 कैसे निकालेंगे? 0.25 हम देते हैं नॉर्मल डिविडेंड, प्लस वो जो 125,000 हमने कमाना है वो भी हमने देना है शेयर होल्डर को। कितने शेयर होल्डर को सर? 5 मिलियन शेयर होल्डर को। तो क्या बनेगा? 0.275। तो D1 हमारे पास क्या होगा? 0.275। तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे मार्केट वैल्यू दे दोगे क्या निकली? 1.1। ये कौन सी है? एक्स डिव या कम डिव? एक्स डिव। उसने हमसे मांगी है कम डिव। तो क्या करेंगे हम? ये है एक्स डिव, इसमें हम प्लस करेंगे क्या? डिविडेंड। तो हमारे पास आएगी क्या? कम डिव। कितना डिविडेंड इसमें ऐड करेंगे? जो फोर्थ कमिंग डिविडेंड है वो ऐड करेंगे, और फोर्थ कमिंग डिविडेंड कितना है हमारा? 0.19। तो हमारे पास क्या आएगी? 1.29 कम डिव। एक मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन है हमारे वैक के जितने भी क्वेश्चन है उनमें सबसे टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि कंपनी 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, पैसा शेयर होल्डर के फोर्थ कमिंग डिविडेंड से निकालना है। मीन करंट ईयर का जो डिविडेंड है वहाँ से निकालना है, और कंपनी नॉर्मल डिविडेंड जो है वो पे करती है कितना? 0.25। तो आपको ये 3 लाख की इन्वेस्टमेंट डिविडेंड से निकालनी है। डिविडेंड कितने शेयर होल्डर को दिया जाता है? 5 लाख को। तो पर शेयर होल्डर आपने कितना डिविडेंड निकालना है? 0.06। दिस मीन इतना डिविडेंड इस साल का नहीं, कितना पे करोगे? 0.19। ठीक हो गया? अब हमें चाहिए कि ये जो नई इन्वेस्टमेंट है इसकी सूरत में नई शेयर प्राइस मार्केट वैल्यू क्या होगी? तो मार्केट वैल्यू हमें पता है इक्वल है किस चीज़ के? D1 डिवाइडेड बाई KE। D ओवर KE नहीं, D1 ओवर KE। और D1 नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, लेकिन हमें KE भी चाहिए। तो KE करंट डाटा के अकॉर्डिंगली हमने निकाल लिया D डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू, और करंटली जो कंपनी D पे कर रही है वो कितना है? 0.25। मार्केट वैल्यू कितनी है? एक्स डिव 1। तो 25% KE आ गया। 0.25 जो हमने देखो ना, आप करंटली डिविडेंड नॉर्मली इतना पे कर रहे हो,
तो अब वो जो नई इन्वेस्टमेंट से आना है वो भी आपने एज ए डिविडेंड पे करना है। क्या ख्याल है? तो डिविडेंड फोर्थ कमिंग नहीं, नेक्स्ट ईयर का कितना होगा, 2.25 जो नॉर्मल पे करते हो, और साथ ही जो नई इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ना है वो बढ़ना कितना है, इतना। हम लेकिन वो जो पहले वाली इन्वेस्टमेंट है वो तो हमने ज़ाया तो नहीं ना करते, नहीं उसका भी तो डिविडेंड देना है ना। तो पहले वाली इन्वेस्टमेंट से नॉर्मल डिविडेंड आप इतना देते हो, अब ये जो नई इन्वेस्टमेंट होगी उसका इतना प्रॉफिट वो भी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या ख्याल है? तो मीन नेक्स्ट ईयर आप डिविडेंड जो दोगे कितना दोगे, इतना दोगे। इन्वेस्टमेंट आज करोगे, रिटर्न नेक्स्ट ईयर में मिलेगा ना। क्या ख्याल है? सो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड D1 हमारा इतना होगा, तो मार्केट वैल्यू ये आ गई। अब ये है एक्स डिव, उसने कहा हमें चाहिए कम डिव, तो कम डिव के लिए ये मेन टेक्निकल पॉइंट है कि उसमें आपने डिविडेंड ऐड करना है। कम डिव इज इक्वल टू एक्स डिव प्लस डिविडेंड, कल हमने देखा था। क्या कह रहा है? तो डिविडेंड कौन सा ऐड करना है? जो करंट है। करंट कितना आप दे रहे हो? 0.25 नहीं, 0.19। चलिए आगे। सो क्वेश्चन 47 तक हमारे क्वेश्चन हो गए, ऐसे है। क्वेश्चन 48 देखिएगा प्लीज। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कैलकुलेट करनी है, KE कैलकुलेट करना है। A company's profit after tax for the year just ended is rupees 282,000. Out of this, a dividend of rupees 95880 will be paid. तो बाकी क्या है? Retained. At year end, shareholder funds total rupees 3711,120. Year end पे जो क्लोजिंग इक्विटी है वो इतनी है, हमें शायद ओपनिंग चाहिए होती है। इक्विटी कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 426,000 रुपीज़ 1 ऑर्डिनरी शेयर्स। हाँ, वो जो टोटल इक्विटी है उसमें शेयर्स का जो है वो कितना है, 426,000, और मार्केट वैल्यू उसकी कम डिव चल रही है 1.475। तो आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करेंगे ज़रा। एक और टेक्निकल क्वेश्चन, इजी नहीं लेना इसको भी। पहले ये देखना आपको फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड करना है KE जो इक्वल है किस चीज़ के, D इंटू 1 प्लस G डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू प्लस G। D शायद उसने आपको दिया हुआ है, G आपको फाइंड करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी X डिव लेनी है आपने, कम डिव दी गई है, आपने X डिव लेनी है। और आपके पास जो डिविडेंड मार्केट वैल्यू दी गई है वो पर शेयर दी गई है। डिविडेंड आपके पास टोटल दिया गया, पर शेयर नहीं दिया गया।
कितनी के ई नहीं, आइएगा देखिएगा ज़रा, डी हमारे पास है कितना 24. ना डी पूरा डी कितना दिया गया हमें 95,880 क्या ख्याल है 95,880 पूरा ले लो अभी एक दफ़ा देख लेते हैं, अभी पर शेयर में भी देख लेंगे। इंटू 1 प्लस हमें जी चाहिए तो हम चले गए जी फाइंड करने के लिए। जी क्या हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल अप्लाई होगा, नहीं गॉर्डन मॉडल अप्लाई होगा, बी इंटू आर। बी क्या है रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया है 28,200, उसमें से अगर आपने इतना डिविडेंड दे दिया तो बाकी क्या है रिटेन्ड है कितना 186,120, तो बी यहाँ से निकल आया, क्या कह रहा है इंटू आर। आर में क्या है प्रॉफिट 282,000 डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है ओपनिंग कैपिटल लेना है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है कितना 37,111,20, 37,111,20, तो इसमें से माइनस कर दें अगर हम रिटेन्ड प्रॉफिट जो करंट में हमने ऐड किया हुआ है एज ए रिटेन्ड अर्निंग, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो जी आ गया कितना 5.28%, दिस मीन 5.28% जी आ गया हमारे पास, प्लस 5.28% जी आ गया। अब हमें चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए हमें, तो हम टोटल ले रहे हैं ना, डिविडेंड में हमने पर शेयर नहीं लिया, तो हमारे पास 426,000 शेयर्स हैं, इनटू हमने करनी है एक्स डिव मार्केट प्राइस पर शेयर, हमारे पास दी गई है कम डिव, हमें क्या चाहिए एक्स डिव चाहिए, क्या कह रहा है। सो एक्स डिव के लिए हम क्या करेंगे मार्केट वैल्यू पर शेयर के लिए कम डिव दी गई है कितनी 1.475, इसमें अगर हम ऐड कर दें डिविडेंड तो हमारे पास के माइनस कर दें डिविडेंड, माइनस करेंगे डिविडेंड तो हमारे पास आ जाएगी क्या एक्स डिव, और पर शेयर अगर हमारे पास प्राइस है तो हमें डिविडेंड पर शेयर पहले निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा 95,880 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 426,000, तो हमारे पास क्या आ गई, नहीं टोटल बता दें मार्केट वैल्यू 1.245, ये क्या आ गई हमारे पास एक्स डिव, ये क्या थी कम डिव, ये क्या था डिविडेंड पर शेयर, तो इसे में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 1.245, आप देखिएगा ज़रा के कितना आ रहा है 24.73, क्या कह रहा है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये भी, 46 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, 44 ट्रिकी क्वेश्चन था, 45 ट्रिकी क्वेश्चन था, 48 भी ट्रिकी क्वेश्चन था, 47 हाँ डाटा ज़्यादा था लेकिन अगर समझ आ गई तो मुश्किल नहीं था। अब आगे कुछ आसान क्वेश्चन भी कर लेते हैं 2-3 और। क्वेश्चन 49, A company's dividend history is as detailed below, 20x 6 7 8 9 0 20y1 का डिविडेंड हमारे पास हिस्ट्री दी गई है। द कंपनी हैज़ 336 मिलियन रुपीज़, 1 ऑर्डनरी शेयर्स वैल्यूड एट पार, मीन इतने शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल 336 मिलियन है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई आपको निकालना है, क्या कह रहा है के ई निकालना है, कॉन्स्टेंट डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड, constantly growing dividend, so KE is equal to D into 1 plus G divided by market value plus G, क्या कहला है D हमारे पास लेटेस्ट दिया गया है कितना 22.7, पर शेयर दिया गया नहीं इन मिलियन दिया गया, क्या कहला है टोटल दिया गया, इंटू 1 प्लस जी हमें निकालना है, जी देखते हैं कैसे निकलता है, मार्केट वैल्यू हमें 336 मिलियन दी गई है ऑलरेडी, क्या कहला है, तो जी निकालने के लिए हमारे पास हिस्ट्री है कि 19.2 से 1 प्लस ग्रोथ रेट से डिविडेंड हो गया 22.7, कितनी ग्रोथ से 1 2
1 2 3 4 5 ग्रोथ से। क्या कह रहा है? 5 ग्रोथ से। व्हाट इज जी? जी का आंसर दे दें मुझे। थ्री पॉइंट 3.41%। सो 3.41% प्लस 3.41%, तो मुझे बता दें कितना के ई निकला? कितना? 10.39%। कॉपी करें, फिर क्वेश्चन 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन 50, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई आपको निकालना है। एप्पल लिमिटेड हैज़ पेड द फॉलोइंग डिविडेंड ओवर रिसेंट ईयर्स 20x 89012 के ये डिविडेंड है। द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज दिस वन। दिस रिफ्लेक्ट द 20/2 डिविडेंड ड्यू टू बी पेड शॉर्टली। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? बस के ई का आंसर दे दें मुझे। मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी है। दिस रिफ्लेक्ट द 20/2 डिविडेंड ड्यू टू बी पेड शॉर्टली। इसके अंदर वो डिविडेंड शामिल है जब भी पे करना है। क्या कहला है? तो माइनस करेंगे इसके में से। के ई इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। डिविडेंड जो है वो कितना है हमारे पास? 619,300। 619,300 इंटू 1 प्लस जी। जी हमें निकालना पड़ेगा और जी निकालने के लिए 520 से 1 प्लस ग्रोथ रेट से हो गया कितना? 619,300। और कितनी नंबर ऑफ ग्रोथ हैं? 4 नंबर ऑफ ग्रोथ हैं। तो जी कितने परसेंट है? 4.47%। सो 4.47% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू से हमें कैपिटलाइजेशन दी हुई है कितनी? 6587100। 6587100 में से हमने वो डिविडेंड जब भी पे करना है वो इसमें शामिल है तो वो माइनस कर दो और प्लस 4.47% कर दो। तो हमारे पास के ई आ गया कितना? के ई आ गया कितना? 15.31%। 15.31%। दोबारा चेक कर लें के ई कितने परसेंट आ रहा है। क्वेश्चन 50, फिफ्टीन पॉइंट 31%। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 51। 31 नहीं है एग्जैक्ट। क्वेश्चन 51, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कैलकुलेट करना है, के ई ही कैलकुलेट करना है। पंपकिन लिमिटेड
in recent years can be summarized as follows: 20x0, 20x1, 20x2, 3, 4, 5, 6 onward, 20y0 and 20y1। और डिविडेंड की हिस्ट्री को अगर थोड़ी सी नज़र मारें हम, 20x0 से 1 तक ग्रो हो रहा था, 1 से 2 डिक्लाइन हो गया, 2 के बाद आगे देखें तो ग्रोइंग 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 नज़र आ रहा है। कहाँ तक? 20x9 तक। उसके बाद फिर डिक्लाइन हुआ, फिर ग्रो हो गया। दिस मीन कोई स्टडी ग्रोथ हमें नज़र नहीं आ रही। तो जब भी आपने ग्रोथ रेट लेना है ना, तो आपने उन ईयर्स की ग्रोथ रेट निकालने के लिए डाटा यूज़ करना है जहाँ पे कोई स्टडी ग्रोथ नज़र आ रही हो। और इसमें देखें तो हमें स्टडी ग्रोथ जो नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 20x2 से लेकर कहाँ तक? 20x9 तक। जो स्टडी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है वो देखा जाए तो 20x2 से लेकर 20x9 तक नज़र आ रही है। तो इसको ज़रा आप ब्रैकेट में कर लें और ये आपके पास कुछ ईयर्स की ग्रोथ आ गई। कहता है करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी इज 22.63 मिलियन मार्केट वैल्यू। द 20y1 डिविडेंड हैव बीन पेड रिसेंटली। पे हो चुका है, मीन इसके अंदर शामिल नहीं है, इसके अंदर शामिल नहीं है। The dividend paid in 20y0 and 20y1 were wholly uncharacteristics। 20y0 और 20y1 का जो डिविडेंड है ये पागल डिविडेंड है, मीन नॉर्मल नहीं है ये। और जो है ही पागल, जो नॉर्मल नहीं है, उसे हम कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे। एंड इट इज़ वाइडली बिलीव्ड दैट फॉर्मर ट्रेंड विल बी री एस्टैब्लिश इन 20y2 और 20y2 में वही ग्रोथ रेट दोबारा से एस्टैब्लिश हो जाएगा जो इससे पीछे था। इससे पीछे कहाँ तक? 20x9 तक। तो यहाँ पे भी उसने इंडिकेशन दे दी कि आपने क्या करना है, 20x9 तक का जी निकालना है। क्या ख्याल है? और हमने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है वो कहाँ पे निकालनी है? 20x2 में निकालनी है। क्या ख्याल है? 20x2 में निकालनी है। ट्राई करेंगे सर। फिफ्टीन 15.7%। देखते हैं क्या बनता है ये। जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकालनी। क्वेश्चन नंबर क्या? 51। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कहा जी D इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी के इक्वल होती है। हमें डी भी चाहिए, हमें जी भी चाहिए, मार्केट वैल्यू दी गई है सिर्फ। जी निकालने के लिए देखेगा जी, हमने कहा जी कि 610 से डिविडेंड 1 प्लस जी के साथ हो गया कितना? 1190। कितनी ग्रोथ? 7 ग्रोथ के साथ। तो जी आ गया हमारे पास 10%। ठीक हो गया। हमें जो के ई चाहिए वो कहाँ पे चाहिए? 20y2 में चाहिए। इसमें डिविडेंड हमें ये जो चाहिए डी, ये कौन सा चाहिए? 20y2 वाला चाहिए, नहीं 3 वाला चाहिए। लेकिन अगर 2 वाला निकल आए तो इंटू 1 प्लस जी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 3 वाला बन जाएगा। क्या ख्याल है? और उसने कहा बीच में ये 2 साल हैं 20y01, ये पागल साल थे और ग्रोथ रेट 20y2 में भी वही चलेगा 10% जो पहले था। क्या ख्याल है? दिस मीन हमारे पास जो 20x9 का डिविडेंड है वो कितना है? 1190। तो हमें इसको 20y2 में कन्वर्ट करने के लिए, डिविडेंड ऑफ 20y2 में कन्वर्ट करने के लिए 1190 इंटू 1 प्लस जी कितना साल? नहीं, 9 से 10 तक 1, 9 से
0 तक 1, 0 से 1 तक 2 और 1 से 2 तक 3। क्या ख्याल है? 9 का हमारे पास है ना, उसको हमने लेके जाना है 20y2 में। सो 9 से 20y0 तक 1, 20y1 तक 2 ग्रोथ और 20y2 तक 3 ग्रोथ हमें लेना पड़ेंगी। तो रेज टू पावर 3 करेंगे तो कितना आया? 1548। जी की जगह 10% गैस, हाँ ये 10% आ गया ना। 10% 3 ग्रोथ के साथ कितना आ गया? 15.83, 1584 या 48? 1584, 1584, 1583 पूरा ले लें, 1589। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पे डिविडेंड ले लिया कितना? 1583.89 इंटू 1 प्लस जी कितना है हमारा? 10% डिवाइड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 22630 प्लस 10%। तो अब मुझे के बता दें कितना है? सेवनटीन पॉइंट 17.7%। तो ओके क्वेश्चन ही चलते आ रहे हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी करने। चलें 2-3 इजी क्वेश्चन करके ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन 52, A company's capital structure include 50 million 8% irredeemable debenture, redeemable नहीं irredeemable, coupon rate 8%, book value 50 million, valued at rupees 85 per 100 nominal value। तो ये क्या है? एक सॉल्व वाले की मार्केट वैल्यू कितनी? 85। कॉर्पोरेशन टैक्स इज चार्ज एट 10%। तो आपको क्या निकालना है? KD निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। क्या कह रहा है? KD निकालना है, इररिडीमेबल डेट है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने कहा जी कि मार्केट वैल्यू जो है वो डेट की इक्वल होती है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय KD के। तो KD जो है वो इक्वल होगा किस चीज़ के? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू के। तो इंटरेस्ट कितना है? 8%। 8 इंटू 1 माइनस 30% टैक्स रेट भी है, और मार्केट वैल्यू उसने दी गई कितनी? 100 वाले की 85। तो KD कितना आ गया पोस्ट टैक्स? पोस्ट टैक्स KD दे दें मुझे क्वेश्चन 52 का कितना? 6.58%। ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन था ना, यकीनन हमारी आई कैप बुक का होगा। क्वेश्चन 53, A company has in issue 20 million 7.5% irredeemable debenture, 7.5 coupon rate, 20 million book value, irredeemable debt है डिवेंचर। डेट इन्वेस्टर करंटली डिमांड आ रिटर्न ऑफ 6%। इन्वेस्टर जो डिमांड करता है वो 6% करता है, और इन्वेस्टर का जो भी रेट होता है इस पर टैक्स टुक्स कोई नहीं होता। क्यों? ये 30% टैक्स कंपनी को पे करना होता है, इन्वेस्टर को नहीं। और जब आप इन्वेस्टर के रेट को यूज करते हुए मार्केट वैल्यू निकालते हो तो इसमें टैक्स का इफेक्ट नहीं लेना। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली एंड द लास्ट पेमेंट वाज मेड सेवरल वीक्स अगो, टैक्स रेट इज 30%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। KD निकालना है आपको, KD निकालना है आपको। क्वेश्चन 53 सर, KD इररिडीमेबल डेट है तो किसके इक्वल है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। क्यों? कंपनी के पांडव से तो आपने KD जब निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट इन्वेस्टर के लिए नहीं, कंपनी के पांडव से होती है कि कंपनी को डेट की कितनी कॉस्ट पड़ रही है। KD इन्वेस्टर के पांडव से नहीं होता। हाँ, अगर इन्वेस्टर का रेट यूज कर रहे हो तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टर के पांडव से आप निकालोगे। तो हमें इंटरेस्ट का तो पता है सर कितना है? 7.5। टैक्स का भी पता है कितना? 30%। तो मार्केट वैल्यू में निकालनी है। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? इंटरेस्ट ओवर रेट। रेट किसका? इन्वेस्टर का। अब जब इन्वेस्टर का रेट यूज कर रहे हो तो टैक्स का इफेक्ट नहीं लोगे।
7.5 और इन्वेस्टर का रेट कितना है 6%, मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 125, तो डिवाइड बाय 125 करोगे तो आपके पास KD आ गया कितना, KD आ गया कितना 4.2%। क्या कहला, जब आप इन्वेस्टर का रेट यूज़ कर रहे हो तो इन्वेस्टर टैक्स टूक्स नहीं पे करता, ये 30% टैक्स सेविंग किसके लिए होती है, कंपनी के लिए। तो जब इन्वेस्टर का रेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो KD नहीं है, वो KD कॉस्ट ऑफ डेट कंपनी के पॉइंट से होती है, तो इसलिए ऊपर टैक्स का इफेक्ट नहीं लोगे। एक क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसा किया है, ठीक हो गया, दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जी। क्वेश्चन 55 हमने कर लिया था ना, बस 54 करके ख़त्म करते हैं। A company is in issue 20 million 7% डिबेंचर redeemable at par in 8 years time। 8 सालों में कंपनी ने क्या करना है, 7% कूपन रेट देना है। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली एंड क्वालिफाइज फॉर इमीडिएट टैक्स रिलीफ एट 30%। इन्वेस्टर रिक्वायर आ रिटर्न ऑफ 10%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। और अब इरडीमेबल नहीं है, रिडीमेबल है, रिडीमेबल है, तो आपको क्या करना है, पहले मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगी। क्यों, कॉस्ट ऑफ डेट NPV IRR निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट वैल्यू इनिशियली ईयर 0 में लेना पड़ती है एज ए आउटफ्लो। क्या कहला है, तो पहले मार्केट वैल्यू आप निकालोगे, और इन्वेस्टर का चूंकि आप रिटर्न यूज़ कर रहे हो तो उसमें टैक्स का इफेक्ट नहीं लोगे, टैक्स का इफेक्ट नहीं लोगे। सो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, ईयर 1 to ईयर 8 हम जो है वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे कितने का, 7 का, और ईयर 8 में हम क्या करेंगे, रिडम्पशन वैल्यू होगी कितने की, हम एक 100 वाले बॉन्ड को लेके चल रहे हैं 100 की। देख ला 100 वाला बॉन्ड रिज्यूम करके हम चलते हैं ना, तो हमारे पास जो कैश फ्लोज आ गए वो कितना आ गया, ईयर 1 to 8 7 आ गया, और इधर हमारे पास 100 आ गया। 10% रेट है, इन्वेस्टर का रेट कितना है 10%, जिस मीन हम PV निकालेंगे एट द रेट ऑफ 10%। कैसे, 7 × 1 - 1.10 रेज टू पार -8 डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू पार 8। तो मार्केट वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 84 क्या आ गई आपके पास, मार्केट वैल्यू। अब इस मार्केट वैल्यू को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या, IRR जो क्या होगा, KD होगा, और कंपनी के पॉइंट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए अब हम टैक्स लेंगे, कंपनी के पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो टैक्स हम लेंगे। क्या कहला है, सो क्या है जी, हमारे पास ईयर 0 है, ईयर 1 to ईयर 8 में हमें क्या मिलना है, और ईयर 8 में हमने क्या देना है। क्या कह रहा है, तो ईयर 0 में हमारा जो है वो 84 की इन्वेस्टमेंट है नेगेटिव। ईयर 1 to 8 अगर हम देखें तो 7 माइनस टैक्स अगर हम कर दें 4.9, कैसे ये निकाला है, 7 × 70% टैक्स का इफेक्ट माइनस करके, और रिडम्पशन कितनी है हमारी 100 की। क्या कहला है, पहली PV हम निकालते हैं किस रेट पे सर, 10% पे, तो पहली PV हम निकालेंगे PV एट द रेट ऑफ 10%, तो 84 नेगेटिव वैसे ही आ जाएगा, और ये जो है वो 10% पे PV अगर हम निकालें 4.9 की 8 सालों की एंटी फैक्टर अप्लाई करेंगे। क्या कहला है, 4.9 इंटू हम करेंगे 1 - 1.10 रेज टू पार -10 डिवाइड बाय 0.10, और ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू पार 8। तो हमारे पास NPV जो पहली आ जाएगी वो कितनी आएगी, 10% पे NPV कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी,
नेगेटिव 11.21। 11.21 नेगेटिव आ गई। दिस मीन हमें अगली पीवी एट द रेट ऑफ 5% पॉजिटिव लाने के लिए तो 84 वैसे ही आ गया। 4.9 इंटू 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर माइनस 1.05 रेज टू पावर -8 डिवाइडेड बाई 0.05 और ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.05 रेज टू पावर 8। तो यहाँ पे पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगी कितनी? 15.35। तो IRR के लिए हम क्या करेंगे जी? IRR इज इक्वल टू छोटा वाला रेट 5%, उसकी NPV 15.35, उसकी NPV 15.35 माइनस प्लस हो जाएगा 11.21 इंटू 5%। तो आपके पास 7.89 जो है वो पोस्ट टैक्स KD आंसर आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट। क्या ख्याल है? कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आज हमने किए। हाँ, एक दो इजी भी थे सर, लेकिन 3-4 ट्रिकी क्वेश्चन आज हमने किए। क्वेश्चन 55 तक हमारे जो है सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ। एक मैंने उधार किया था प्रीवियस लेक्चर में 44, वो आज करवा दिया। सो नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करना ये 55 क्वेश्चन आपके पास अटेम्प्टेड होने चाहिए। होपफुली नेक्स्ट क्लास में वैक की कुछ और नई बातें करेंगे।